जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम लोग जितनी सारी बातें पिछली क्लास में हुई हैं उनको हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स के साथ रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर अपनी नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि और जिन लोगों ने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई वो कर दें। तो सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो मैं एग्जांपल्स ले लूँ पिछली क्लास का रिवीजन करने के लिए। राहुल चाइना। Reach the village. I found a lot of things. After I noticed, after I noticed the stranger called me. Nana said, angrily, Rohan never helps her. Never helps her. ठीक, प्रीति
तो इस लिखी हुई बातचीत को ध्यान से देखिए और इसमें करेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक, ध्यान से देखिए फिर इसको करेक्ट करिए। 2 मिनट का समय लीजिए और इसको करेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक, करने का आपने प्रयास किया और अब मैं जा रहा हूँ शुरू करने। तो अगर मैं पहला सेंटेंस देखूं, पहला सेंटेंस देखने की बातचीत करूं, राहुल हैज़ बॉट अ न्यू कार 5 ईयर एगो। मैं अगर यहाँ तक की बातचीत को समझूं तो क्या है, यहाँ तक की बातचीत को मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि राहुल ने एक कार खरीदी, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जैसे ही मैंने देखा कि 5 ईयर एगो की बात आई, तो 5 ईयर एगो मैं अगर बात करता हूँ तो 5 साल पहले का जो समय होगा वो किसी न किसी एक पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को दिखाने की कोशिश करता है ना। और ये पास्ट की कही गई बात पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को रिप्रेजेंट करता है। मैं जानता हूँ कि पास्ट की स्पेसिफिक बातचीत को हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखने का जिक्र करते हैं। तो मैं लिखने का जिक्र अगर पास्ट इंडेफिनिट में करता हूँ तो सेंटेंस हैज़ बॉट ना होके क्या होना चाहिए, है ना, बॉट होना चाहिए, केवल बॉट। तो राहुल बॉट ए न्यू कार 5 ईयर एगो। समझ में आ गई बातचीत। मैं अगली बातचीत पे आगे बढ़ूँ तो क्या कह रहा था, चाइना हैज़ बिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या कह रहा है कि द चाइना हैज़ बिल्ट द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो क्या जो चाइना की दीवार बनी है या बनाई गई है वो आज बनी है या कई सालों पहले उसका निर्माण हुआ होगा। क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए। मैं अगर यहीं आपसे बातचीत पूछने की कोशिश करूं तो जो शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया वो कब बना, उसका भी एक अपना स्पेसिफिक टाइम है, वो भी एक पास्ट की योग्य बातचीत है। मैं अगर कहूँ आपसे कि काकोरी कांड कब हुआ तो उसका भी एक अपना फिक्स टाइम ड्यूरेशन पास्ट का है। मैं अगर यही पूछने की कोशिश करूं कि आपसे कुतुब मीनार कब बनी, है ना, तो उसको भी बनने का एक टाइम ऑफ पीरियड है। मैं इसी तरह आपसे मैं पूछूं कि गांधी जी का भारत आना कब हुआ, तो ये भी आपको बातचीत क्लियर है कि हाँ सन 1917 में उनका आना हुआ, सन 1915 के अंदर आना हुआ। जो भी एक स्पेसिफिक टाइम है वो पास्ट का। मैं अगर 1915 की बात करूं तो ये 1915 क्या है, ये पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम है सर, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है। मैंने जितनी सारी की सारी बातें आपके सामने बताई ये सारी पास्ट की स्पेसिफिक बातें थी। तो क्या जो चाइना की दीवार थी वो आज तो बनी नहीं है, मतलब वो भी किसी ना किसी एक पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में बनने का काम हुआ। तो हम जानते हैं कि पास्ट का स्पेसिफिक बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट नहीं या प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट का यूज़ किया जाता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि ये वाला जो है करेक्ट होना चाहिए, हैज़ ना लगा के। मैं अगर लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से पढूं तो ये क्या कह रहा है
ये सेंटेंस एक नहीं 3 सेंटेंसेस से मिलके बना है। मैं अगर कहूँ कि व्हेन आई रीच द विलेज आई फाउंड अ लॉट चेंजेस टुक प्लेस, मैं एक चीज़ यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, टुक प्लेस या टेक प्लेस का मतलब क्या होता है? टेक प्लेस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैपन, टू हैपन समथिंग, या होना। ठीक, समझ गए भाई? बढ़ाएं अपनी बातचीत को आगे। किसी काम का होना है, ठीक। When I reach the village, जब मैं गांव पहुंचा, I found, ये सेंटेंस अपने आप में एक नहीं 3 सेंटेंसेस, मैंने क्या बोला कि एक नहीं 3 सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। तो ये पहला सेंटेंस क्या दिया हुआ है? I reached the village, I found, जब मैं गांव को पहुंचा, और जब मैं पहुंचूंगा तभी उस चीज़ को देखूंगा। तो एक्शन नंबर, ये वाला एक्शन और ये वाला एक्शन कब हुआ? इसी के साथ हुआ कि नहीं हुआ? मैं अगली बात करूँ, a lot changes टेक प्लेस। इसका कहने का मतलब है कि मेरे जाने से पहले वहाँ काफ़ी सारे परिवर्तन हो चुके थे, मतलब हो गए थे। तो ये सारा का सारा एक्शन बात कर रहा है किसी और गांव में काम होने की। तो मैं क्या देखता हूँ कि ये और ये वाला एक्शन, ये दोनों के दोनों एक्शन तो होते हैं साथ में, लेकिन जो तीसरा वाला एक्शन है वो कब हो रहा है? वो तो सर हो रहा है पहले। और मैं जानता हूँ कि पहले होने वाला एक्शन एंटीसीडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है। और एंटीसीडेंट जो भी एक्शन कहलाता है वो तो सर पास्ट परफेक्ट में आ जाता है। वो तो सर क्या आ जाता है? पास्ट परफेक्ट में आ जाता है। और दूसरा वाला एक्शन जो होगा वो प्रीसीडेंट कहलाता है, प्रीसीडेंट कहलाता है। और प्रीसीडेंट वाला एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में आ जाएगा। इसके हिसाब से, इस वाले एंटीसीडेंट के हिसाब से ये तो सर पास्ट में आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि आई रीच द विलेज, आई फाउंड ए लॉट ऑफ चेंजेस। ठीक, तो मैं इसको सही करना का प्रयास करूं तो क्या हो जाएगा? चलो भाई, तो हैड टेकन यहाँ पे कर लीजिए, क्योंकि ये क्या बना रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हैड, इसको इरेज कर दें और ये बना लेगा हैड टेकन प्लेस। ठीक, समझ के बाद मैं आगे सेंटेंस पे चलूँ। आफ्टर आई नोटिस्ड हिम द स्ट्रेंजर कॉल्ड मी। अच्छा, मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैंने नोटिस किया उसको। मैं इसको सेंटेंस को समझने की कोशिश करूँ। आई नोटिस्ड हिम, मैंने नोटिस्ड किया। कब? द स्ट्रेंजर कॉल्ड मी। पहले मैंने नोटिस किया या स्ट्रेंजर ने मुझे बुलाया तब मैंने नोटिस किया? तो ऑब्वियस सी बात दिमाग में जाएगी, पहले कोई मुझे बुलाया होगा तब तो मैं नोटिस करूँगा। तो ये जो स्ट्रेंजर है या जो अनजान व्यक्ति थे उसके द्वारा बुलाने का काम पहले हुआ। और मैं जानता हूँ कि जो काम सर होता है पहले वो एंटीसीडेंट कहलाता है, और जो काम होता है बाद में वो सर क्या कहलाता है? प्रेसिडेंट कहलाता है। ठीक, तो मैं समझा कि प्रेसिडेंट ये एंटीसीडेंट तो होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट यहाँ तो है नहीं, तो इसलिए हैड क्या होना चाहिए? हैड कॉल्ड लगा दीजिए भाई साहब। ये हैड कॉल्ड। अब इसके हिसाब से ये तो हो गया सर पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, तो ये पास्ट इंडेफिनिट में दिया है।
अब मैं आऊँ इस सेंटेंस के सीक्वेंस पे। तो ये सीक्वेंस क्या कहने की बातचीत कर रहा है कि आफ्टर, मैं जानता हूँ एक बात यहीं पे फिर से रिवीजन करने के दौर पे देख लेता हूँ। मैं बिफोर की जब यूज़ कर रहा था, बिफोर, तो बिफोर से पहले मैं क्या करता था, एंटीसीडेंट लिखता था, ये आता था पास्ट परफेक्ट में, और ये एंटीसीडेंट के बाद प्रेसिडेंट, ये आता था पास्ट इंडेफिनिट की बात करता था। अब इसी के मैं अपोजिट अगर ले लूँ, तो अगर गाड़ी ऐसे इस चीज़ को ऐसे घुमाने की कोशिश करूं तो ये तो हो जाएगा आफ्टर, मतलब आफ्टर क्या करेगा, आफ्टर सर, आफ्टर अपने आप में बाद में हमेशा एंटीसीडेंट रखता है और प्रेसिडेंट पहले। तो हम देखते हैं कि क्या ये सीक्वेंस सही बात कह रहा है। नहीं जी नहीं, ये तो आफ्टर के बाद प्रेसिडेंट ना देके, प्रेसिडेंट ना देखे, प्रीसीडेंट ना देके, ये दे क्या रखा है, ये तो दे रखा है प्रीसीडेंट। और हम जानते हैं कि ये बिफोर ना होके या आफ्टर ना होके बिफोर होना चाहिए, क्योंकि बिफोर का सीक्वेंस तुरंत बाद क्या लेता है, प्रीसीडेंट लेता है। मैं अगर आगे बढ़ूं, नैना जी के साथ बातचीत को आगे बढ़ाऊं, ठीक, तो नैना की बातचीत को मैं देखूं तो वो तो नैना जी क्या है, गुस्सा है। नैना सैड, एंग्रीली सैड, एंड रोहन नेवर हेल्प्स हर इन कोर्स। मैंने इस बातचीत को समझा और ये क्या कह रहा है। तो जब एंग्रीली, मैंने अभी पढ़ाया है कंडीशन की, बताया भी था कि एंग्रीली क्या होता है। जैसे ही मेरे दिमाग में फ़िलहाल इस सेंटेंस को मैं ना पढ़ के अगर इसको मैं पढ़ूँ, रोहन नेवर हेल्प्स हर इन कोर्स, तो जैसे ही दिमाग में मेरे ये वर्ड जाएगा, स्ट्राइक किया, नेवर, ऑलवेज, मैंने बताया था ये सब क्या दिखाने वाले एक्शन हैं, ये तो सर रूटीन दिखाना चाहिए, बहुत अच्छी बात। लेकिन इस बातचीत को डिस्टर्ब करने वाला ये वर्ड यहाँ पे दे दिया एंग्रीली। और मैं जानता हूँ कि कोई भी रूटीन दिखाने वाला एक्शन, कोई भी रूटीन दिखाने वाला वर्ड अगर उसमें एंग्रीली या गुस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से ध्यान से समझिए इस बात को, अगर ऑलवेज का यूज़ किस जगह हम करते हैं, केवल रूटीन दिखाने के लिए, इसी प्रकार नेवर का भी हम यूज़ करेंगे रूटीन दिखाने के लिए। लेकिन जब भी कहीं इस टाइप का वर्ड आ जाए उससे पहले एंग्रीली, तो जब हम नेवर या ऑलवेज का यूज़ गुस्सा दिखाने के लिए करने लगें तो वो बातचीत जो है इंडेफिनिट में ना हो के, मतलब वो रूटीन एक्शन नहीं दिखाएगा सर। वो जो वर्ड आगे लिखा है ऑलवेज या नेवर, वो दिखाने का, रिफ्लेक्ट करने का काम करेगा क्या, गुस्सा। और जैसे ही गुस्सा रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, वो इंडेफिनिट में ना हो के वो किसने होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस में। क्योंकि ये जो कॉन्टिन्यूअस में, और कॉन्टिन्यूअस में इसलिए क्योंकि ये यहाँ पे गुस्सा दिखाने का काम कर रहा है, इसलिए रोहन इज नेवर हेल्पिंग, ठीक। तो ये हेल्प्स रखा है, और मैंने बताया कि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट ना होगे, ये कॉन्टिन्यूअस में बनना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे बस इसको काट दो, हेल्पिंग कर दो भाई। मैं आगे, प्रीति सैड, समझ में आया प्रीति क्या, प्रीति पहचाना हुआ नाम है, कबीर सिंह, ठीक। तो मैं प्रीति सैड कबीर कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। तो प्रीति सैड दैट कबीर कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, है ना। तो ये क्या कह रहा है, ये तो भाई कह रहा है कि दैट कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। तो ये बात इनफैक्ट दो एक्शन बताए गए इसमें, एक तो है प्रीति ने कहा और दूसरा कबीर ने कंप्लीट किया। दूसरा ग्रेजुएशन, एक तरफ प्रीति का कहना हुआ, बताना हुआ, और एक तरफ प्रीति का ग्रेजुएशन कंप्लीट होना हुआ। तो मैं अगर पूछूं आपसे कि जो एक्शन है बताने का काम पहले हुआ या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का काम पहले हुआ, तो आपके दिमाग में जाएगी बातचीत
कि पहले तो उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा तभी तो बताने का काम हुआ होगा। तो ये मैं जानता हूँ कि एंटीसीडेंट हो गया, और जो बताने का काम होता है वो होना चाहिए हमेशा परफेक्ट में। जो पहले एंटीसीडेंट आता है परफेक्ट लेके, तो ये हैज़ कंप्लीटेड होना चाहिए, क्योंकि ये एंटीसीडेंट है। और मैं अगर कहूँ ये जो बताने की बातचीत हुई है ये तो सर बाद में हुई है, तो ये प्रेसिडेंट है, तो इसलिए ये तो सही बातचीत कह रहा है। V2 फॉर्म हैड प्लस, ठीक, हैड कंप्लीटेड। एक दो कहीं कहीं लिखने में गड़बड़ी होती है या बोल दिया जाता है तो उसको अंडरस्टूड है वो चीज़ें। मैं अगर आगे बातचीत कहूँ कि द सिटीजन्स ऑफ सिक्किम एंड प्रोड्यूसिंग टी, जैसे मैंने कहा कि प्रोड्यूस करना, ये प्रोड्यूसिंग क्या दिखा रहा है यहाँ पे सर? ये तो दिखा रहा है क्योंकि वहाँ के लोगों का ये क्या है, यही काम ही है, मतलब प्रोड्यूस करना। अगर मैं कहूँ कि आपके वहाँ कोई भी चीज़ की पैदावार होती है तो अगर आप उस चीज़ को उगा रहे हो तो वो आपका रूटीन एक्शन है, वो आपका काम ही है। और जो चीज़ रूटीन एक्शन दिखाए सर तो वो तो काम करेगा, वो तो दिखाने का काम करेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे आर प्रोड्यूसिंग ना होके प्रोड्यूसेस लगाओगे। आप कहोगे प्रोड्यूसर्स नहीं लगना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये सिंगुलर फॉर्म ना देके ये तो दे रखा है प्लरल फॉर्म, तो ये प्रोड्यूस। हम जानते हैं कि जो भी चीज़ें हमारा रूटीन दिखाती हैं वो आती हैं किस में, वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में आने का काम करती हैं। तो यहाँ तक की बातचीत को मैंने रिवीजन के तौर पे देख लिया। अब मैं थोड़ा सा चीज़ों को एक नए मोड़ की तरफ ले जाने की बातचीत करूँगा। और बहुत प्यारी बात है क्योंकि यहाँ से क्या है, आपकी जितनी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी वो तो फिनिश होने का काम करती हैं। और मैं आगे बढ़ूँ तो मैं अब बात करूँगा कंडीशन पे, कंडीशनल सेंटेंस की तरफ। और टेंस अभी आपका चलेगा क्योंकि एक एक पॉइंट जो भी उसका जहाँ कहीं डेप्थ है उसको निकाल के बाहर लाना, कि चीज़ों को समझना बहुत बेहतरीन तरीके से, वही आपका एग्जाम्पल सेट करेगा। अदरवाइज़ क्या रहेगा ना, प्रॉब्लम थोड़ा सा क्लिष्ट आएगी ना, केवल स्ट्रक्चरल बेस्ड अगर समझी नहीं रहेगी तो सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाएंगी और आप वहाँ पे यही समझ में आएगा कि सही क्या है, और स्ट्रक्चर पे आप सही करके रख भी रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है जब हम उसकी चीज़ को डेप्थ से समझे रखे होते हैं तो वहाँ गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है, क्योंकि हम तो समझने का काम कर रहे हैं और समझने वाला बंदा कभी फेल होता नहीं है। तो मैं अगर पूछूं आपसे कंडीशनल सेंटेंस क्या है, बहुत प्यारी सी बात है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस, अगर मैं इस बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और आपसे पूछूं कि ये कंडीशन है क्या, कंडीशन का मतलब क्या है, तो आप प्यार से बताओगे कि कंडीशन क्या है। इस कंडीशन का मतलब ये है, मैं अगर इसको समझूं एक एग्जांपल के तरीके से, मैं अगर इसको समझूं, अगर इसको समझूं तो किसके एग्जांपल के तौर, अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, तो समझ आएगा। इस सेंटेंस को, लिखे सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए भाई साहब, ये क्या कह रहा है, अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ आएगा। तो इससे मैं कंडीशन निकालने की बातचीत को बढ़ाऊं तो इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन यही है कि ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये क्या है, कंडीशन है। और कंडीशन के बाद जो इसका रिजल्ट है कि अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ आ जाएगा, तो इसका जो रिजल्ट है वो तो आ जाएगा।
वो आ जाएगा समझ आएगा। ये रही दूसरी बात। तो हम लोगों ने नोटिस किया कि जब भी हम कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं और इसका एक जिस्ट फॉर्म का एक नियम निकालने की बातचीत करें कि कभी भी कंडीशन बताने के लिए हमें ज़रूरी क्या है, दो सेंटेंसेस का होना अति आवश्यक है, अदरवाइज हम कंडीशन बता ही नहीं पाएंगे। और मैं एक प्यारे से एग्जाम्पल के साथ अगर इस चीज़ को फिर से एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करूं, मैं कहूं अगर अच्छे से मेहनत करोगे तो ज़रूर सफल होगे। इस बातचीत को ध्यान से हम समझेंगे और कहने की बात क्या है। मैंने देखा क्या कि ये तो दो सेंटेंसेस से मिलके बना हुआ है और इसलिए ये कंडीशन बता पाने में सक्षम है। मैं अगर पहले वाले पार्ट को नाम देने की बातचीत, इसका नामकरण करने की कोशिश करूं तो ये क्या बता रहा है, ये तो बता रहा है कंडीशन। और जब इसने कंडीशन बता ही दी तो जब इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए ये क्या आ गया, इसका रिजल्ट। सर या तो फिर आप इसको रिजल्ट ही कह लीजिए और चाहे तो आप इसको एक्सपेक्टेड एक्शन भी कह सकते हो, एक्सपेक्टेड एक्शन भी कह सकते हो। बहुत प्यारी बातचीत आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो या तो फिर पहले वाले पार्ट को मैंने नाम दे दिया कंडीशन और दूसरे वाले हिस्से को मैंने नाम दे दिया रिजल्ट। जो इस कंडीशन की फुलफिल करता है वो रिजल्ट कहलाता है या फिर एक्सपेक्टेड एक्शन कहलाता है। समझ गए? अगर मैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेंटेंस लेके चीज़ों को समझूं और उस पर 2-3 पॉइंट्स के बारे में नोटिस करता हूं, मैं आपके एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये क्या कह रहा है कि सी विल चलो इसको इरेज ही कर दें या हटाए भाई साहब। चलो यहाँ लिख दो, यहाँ से लिखते हैं। सेंटेंस क्या लिखें, इफ ही will buy a car, he needs money। यहाँ पे हम 2 या 3 पॉइंट्स के बारे में बातचीत को डिस्कस करेंगे। तो अब ध्यान से पढ़िए कि ये लिखे हुए सेंटेंस में कंडीशन क्या है। ये कंडीशन इफ ही विल बाई ए कार, यदि वह कार खरीदेगा, ही विल बाई ए कार, यह कार खरीदेगा, ही नीड्स मनी। तो मैं अगर कहूं इसमें बिल या सेल का जो झमेला है इसको छोड़ दो और ये काम करो कि इसमें निकालो कंडीशन कौन सी है। तो ही विल ए बाई कार, ये क्या कंडीशन आपको दिखाई दे रही है? नहीं जी। तो अगर कंडीशन ये नहीं, इसके हिसाब से ये कंडीशन नहीं, तो ये तो होगा रिजल्ट। इफ ही नीड्स, और ये तो हो गई कंडीशन, तो ये होना चाहिए कंडीशन। हुई नहीं हुई भाई, देख के बताओ भाई। पहला वाला जो पार्ट है ये कंडीशन नहीं बता रहा है, तो दूसरा वाला पार्ट कंडीशन बता रहा होगा। तो पहला वाला पार्ट कंडीशन बता रहा है तो दूसरा वाला पार्ट रिजल्ट बताने की बातचीत कर रहा होगा।
और मैं अगर देखूं तो अगर रिज़ल्ट कभी भी रिज़ल्ट बताने वाले सेंटेंस के साथ कभी भी कंडीशनल शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। सर कंडीशनल शब्द क्या है? इफ़। और इफ़ यहाँ ना होके कंडीशनल सेंटेंस के साथ लगा देंगे तब तो ये सही हो जाएगा। मैं इसको करेक्ट लिखने की कोशिश करूँ तो ही विल बाई अ कार इफ़, ये सही बातचीत है। और ही नीड्स, ये यहाँ तक की बातचीत है। तो मैं एक बार फिर से समझता हूँ कि मैंने क्या देखा। मैंने एक सेंटेंस लिखा और उस सेंटेंस में ये विल और शैल का झमेला छोड़ के ये चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सेंटेंस के पहले पार्ट में या सेंटेंस के दूसरे हिस्से में, क्योंकि हम कंडीशन बताने के लिए दो सेंटेंसेस का होना अति आवश्यक है। तो पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, इन दोनों में जो भी कंडीशन बता रहा होगा या बताने की बातचीत कर रहा होगा तो वो तो उसके साथ हम इफ़ शब्द को कंडीशन बताने के लिए जोड़ देते हैं और इस कंडीशन को आगे जो है रिज़ल्ट क्या करता है, इसको फुलफ़िल करता है। तो ये चीज़ तो यहाँ तक की आपको समझ में आई। और मैंने देखा कि इसका जो आर्डर या सीक्वेंस, तो इसके आर्डर या सीक्वेंस पे कभी कोई फ़र्क नहीं बचा। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम क्या कर देता है, आपका एग्ज़ाम क्या करेगा कि इफ़ के साथ वो क्या बता देता है, इफ़ के साथ दे देता है रिज़ल्ट, जो कि गलत है। इफ़ के साथ कंडीशन होने का ही रूल है या नियम है, तो ये सही माना जाएगा। और वो जानबूझ के यही काम करेगा और इसने जानबूझ के ही रिज़ल्ट के साथ ये चीज़ दे दी आपको। ठीक, मैं आगे थोड़ा सा बढ़ने की बातचीत करूं। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा आगे ले चलूँगा। बताओ भाई। मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँगा और उसमें कहने की बातचीत करूँगा। इफ़ ही comes late, ठीक, if he comes late then I will scold मतलब होता है डांटना, scold him, then I scold him। ठीक, तो ये रही सेंटेंस। अब मैं इस सेंटेंस के थोड़ा ध्यान से पढ़ूंगा कि सेंटेंस में दे क्या रखा है। तो इस सेंटेंस में हम किसी चीज़ पे नज़र तो बाद में डालेंगे, पहले तो हम देखें कि ये सेंटेंस में कंडीशन बताने का काम कौन सी चीज़ कर रही है। मैंने देखा कि इस सेंटेंस में कंडीशन बताने के ही कम्स लेट, वो आता है, देन आई विल स्कोल्ड हिम। तो कंडीशन बताने, अगर वो लेट आएगा तो फिर मैं डांटूंगा। तो कंडीशन बताने के लिए तो मैं पहले सेंटेंस को चुन लिया और ये कंडीशन के साथ आगे क्या आता है, रिजल्ट। ये रिजल्ट आ गया, आगे पीछे से इसमें कोई मतलब नहीं, तो ये तो हो गया रिजल्ट। और तो मैं ये चीज़ जानता हूँ कि कंडीशन को बताने के लिए मैंने यूज़ किया इफ़ का। ये सही बात है, हमने पढ़ा है कि कंडीशन को बताने के लिए कंडीशनल सेंटेंस इफ़, कंडीशनल वर्ड इफ़ का यूज़ किया जाता है। अब मैं कहूँ कि जिस तरह, मैं एक बार फिर से एक सेंटेंस को लिखूँगा, इफ़ ही विल बाई अ कार, if he will buy a car he needs money। तो मैंने क्या देख लिया कि कंडीशन के साथ if लगा दिया, और जब if लगाया तो मैंने देखा कि ये सीक्वेंस चाहे रिजल्ट बाद में दे रखा हो
या रिज़ल्ट पहले दे रखा हो। तो यहाँ पे रिज़ल्ट पहले दे रखा है और कंडीशन बाद में बता रखी है। लेकिन क्या मैं यहाँ पे ऐसा कुछ करने की कोशिश करूँ तो ये सीक्वेंस क्या हो सकता है? तो आप यहाँ पे बताने की बात करोगे कि नहीं, ये नहीं, क्या ये जो देन लिखा है इसका थोड़ा सा मैं अर्थ समझा दूं आपको। कंडीशन क्या बताती है? अगर, ठीक, अगर, इफ क्या बताई? अगर मैं देन से क्या बताता हूं? तो, तब, मैं अगर ही विल बाई अ कार, ही नीड्स मनी। अब मैंने देखा क्या कि यहाँ पे मैंने सिर्फ कामा बता लिया, ही विल बाई ए कार इफ़ ही, उसको ज़रूरत होगी, अगर उसे ज़रूरत होगी, यदि उसे ज़रूरत होगी मनी की तभी वो कार खरीदेगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो ये देन का यूज़ हो रहा है, मैं सिर्फ ये देन का यूज़ जो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देन का यूज़ हमें सुपरफ्लुअस क्यों ले रहा है? क्योंकि अगर इसकी अनुपस्थिति भी रहे तो भी ये अर्थ अपने आप में देने का काम करेगा। और ये देन का यूज़ अगर रिज़ल्ट के पहले कोई भी शब्द देन हो या फिर और रिज़ल्ट ओरिएंटेड वर्ड दे रखा हो, वो लेटर भी हो सकता है या फिर वो देन हो सकता है या फिर वो लेटर हो सकता है। अगर इन दोनों सेंटेंसेस का जिक्र कभी भी रिज़ल्ट से पहले हो तो वो दोनों की दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? सुपरफ्लुअस। क्योंकि ये जो कॉमा यहाँ पे लगा होता है, ये वाला जो कॉमा लगा होता है, ये देन या लेटर का काम कर देता है अपने आप में। समझ गए? ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉमा, सेंटेंस को जोड़ने के लिए कॉमा सफिशिएंट है, ना कि देन या लेटर, ये सुपरफ्लुअस माने जाते हैं। ठीक, तो कंडीशन बताओ, चाहे सेंटेंस को इधर लिख लो और चाहे सेंटेंस को पीछे, तो इसके अरेंजमेंट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ तक का सेशन रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं, और फिर कल से कंडीशन पे ही आगे चीज़ों को मूव ऑन करेंगे या कंटिन्यू करेंगे। गो ऑन मतलब कंटिन्यू करना, और जल्द ही मैं आपको वोकैब का सेशन भी इसी के साथ डिस्कस करना शुरू कर दूँगा। थैंक यू। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भाई करो और वीडियो को अच्छे से देखो।